नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध के चलते इसका प्रभाव जो है पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और दुनिया में अलग अलग सेक्टर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं। भारत की बात करें तो लगातार शेयर मार्केट में गिरावट कई लोगों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी की कमाई जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं और फिर पता चलता है कि शेयर मार्केट अचानक से धड़ाम हो गया, गिर गया। अब क्या करें? तो आज ये जो आशंकाएं हैं, ये इन आशंकाओं के बीच में संभावनाएं क्या हैं, इनको भी ज़रा हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ अनुज गुप्ता साहब। अनुज गुप्ता जी, बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। और चूंकि आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से दुनिया में अस्थिरता की स्थिति और भारत के शेयर मार्केट में गिरावट नज़र आई, खासतौर पर निफ्टी की हम लगातार बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से गिरावट हुई है। कई लोगों की आशंकाएं हैं, ये क्यों हो रहा है सर भारत के शेयर मार्केट में? क्या ये जियोपॉलिटिकल असर है, युद्ध की वजह से है, या इसकी कुछ और वजह हैं? देखिए, इसका मेन इम्पैक्ट है एफआईआईएस की सेलिंग। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 2025 में हमने पूरे में एफआईआईएस की सेलिंग देखी और अभी भी हम देख रहे हैं कि एफआईआईएस की जो गिरावट है, जो एफआईआईएस बिकवाली कर रहे हैं, वो यहाँ पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रुपया हमारा यहाँ पर वीक होता हुआ दिखाई दिया है, डॉलर में तेजी रही है और हमारा रुपी जो अगेंस्ट डॉलर वीक होता हुआ दिखाई दिया है। इसके पीछे जो मेन कारण है वो है जियो पॉलिटिकल कंसर्न। हमने अप्रैल 2025 के बाद ऑपरेशन सिंदूर होते हुए देखा। उसके बाद हमने अब जो है रशिया यूक्रेन वॉर हमने देखा बीच में, और अगर हम अब देखें तो अब यूएस और ईरान वॉर यहाँ पर, इसराइल वॉर यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से, और एक चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्रूड के प्राइस वापस $100 हो गए हैं, करीबन 40% बढ़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं क्रूड हमेशा से ही हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बास्केट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बास्केट है, उसमें ऑलमोस्ट 80% कंट्रीब्यूट करता है। और हमने देखा है कि क्रूड के प्राइस बढ़ने की वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो यहाँ पर बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ सकती है या इन्फ्लेशन आ सकता है। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उसके एंटिसिपेशन में जो है मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, अब ये कई लोग सोचते हैं कि ये 2020 वाली स्थिति तो नहीं है, या ये जो सिचुएशन आप इस वक्त मार्केट की बता रहे हैं वो कितने लंबे समय तक चलेगी, ये सबके मन में एक सवाल आता है। तो आपका विश्लेषण क्या कह रहा है सर? देखिए, 2020 में जो कोविड आया था उस टाइम पे सप्लाई शॉर्टेज नहीं थी। वहाँ अगर आप देखेंगे तो क्रूड के भाव -$40 गए थे, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रूड के भाव $100, 115, $120 चले गए हैं। तो यहाँ पर स्थिति डिफरेंट है, क्योंकि उस टाइम पे सप्लाईज बहुत ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। यहाँ पर अब बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से हम प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता हुआ देख रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर है कि कोविड के टाइम पे डिमांड खत्म हो गई थी, सप्लाई बढ़ गई थी। यहाँ पर सप्लाई अब कम हो गई है, डिमांड यहाँ पर बढ़ गई है। तो उसका इम्पैक्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी शॉर्टेजेस जो है वो, उसका माहौल पूरे विश्व में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, कोविड हमने देखा करीबन 2-2.5 साल कोविड चला। वहीं अगर हम देखें तो जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो अभी तक चल ही रहा है, उसमें कोई स्टॉप नहीं आ पाया। तो ये जो वॉर है, मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी यहाँ पर सुलटने वाला है, क्योंकि दोनों ही देश, अगर हम यूएस या ईरान की बात करें तो दोनों ही अपनी शर्तों पर अटके हुए हैं। दोनों ही अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं और ऐसी शर्तें मनवाना चाहते हैं जो दोनों को राज नहीं आएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा जल्दी से कोई सॉल्यूशन होगा। हाँ, हो सकता है कि दोनों धीरे धीरे बैक फुट पे चले जाएं और अपनी जो ये एक्टिविटी है उसको कम कर दें, क्रूड की सप्लाई चालू कर दें। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो G7 कंट्रीज़ ने क्रूड रिलीज़ करने के लिए बोला है, IEA ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी क्रूड रिलीज़ करने के लिए बोला है, और OPEC प्लस मेंबर्स भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो वापस पटरी पर इकोनॉमी आ जाएगी। बट मुझे लगता है कि एक गृह युद्ध टाइप से या कोल्ड वॉर टाइप से वो यहाँ पर चलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये अभी आप कह रहे हैं कि ये अनस्टेबिलिटी की जो स्थिति है वो लंबे समय तक चल सकती है? देखिए, बिल्कुल युद्ध पर निर्भर रहेगी। देखिए, ये युद्ध पर निर्भर रहेगी। हम एक एग्जांपल अगर देखें, रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है। तो उसमें कोई ब्रेक नहीं लगा, वो बीच बीच में रुक जाते हैं, बीच में फिर वो ड्रोन अटैक कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो भी यहाँ पर ऐसी होने वाली है कि यूएस, ईरान और इसराइल और बाकी यूएई के अंदर में आपको ये माहौल देखने को मिलेगा कि वॉर रुक जाएगा बट सडनली कोई ड्रोन अटैक हो जाएगा या कोई सडनली कोई स्टेटमेंट आएगा, तो उसकी वजह से दोबारा से एकदम से कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी होती दिखाई देगी। लेकिन अनुज जी, ये क्या वजह है कि जो कंट्री सीधे युद्ध में इन्वॉल्व है, अमेरिका में देखिए, अमेरिका में शेयर मार्केट जिस गति से गिरा उसकी तुलना में भारत में बहुत ज्यादा तेज गति से गिरा। अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखते हैं तो जो लोग सीधे इन्वॉल्व है वहां पर कम गिरावट है शेयर मार्केट में, भारत में ज्यादा गिरावट है। ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि हम कंज्यूमिंग कंट्री है और हमको रिक्वायरमेंट रहती है कमोडिटी की कंज्यूम करने के लिए। तो जिसमें हमारा सबसे बड़ा पार्ट है क्रूड का। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट की जो बास्केट है, जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बास्केट है, उसमें 70-80% हम क्रूड में, हम उसमें तेल को कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो खाने का तेल हो चाहे वो एनर्जी का तेल हो।
तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम काफ़ी हद तक क्रूड के ऊपर डिपेंड है, क्रूड और गैस के ऊपर डिपेंड है। हमारी बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो क्रूड और गैस के ऊपर डिपेंड है अपनी एक्टिविटी करने तो के इससे लिए। सीधे सीधे हम ये अंदाज़ा लगा लें कि जो शेयर मार्केट में ऑयल और गैस सेक्टर है वो ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, वो भी प्रभावित होंगे, देखिए वो तो प्रभावित होगा ही, बट अगर आप एक बहुत प्रभावित करेंगे भी दूसरे शेयर को। आप प्रभावित करेंगे। अगर आप एक बहुत पैनी नज़र से देखेंगे तो जी। ऑलमोस्ट 90% ऐसी कंपनीज हैं जो क्रूड और नेचुरल गैस को यूज़ करती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में यूज़ करती हों, चाहे वो किसी भी चीज़ में यूज़ करती हों। मीन्स अगर आप ऑटो सेक्टर की बात करेंगे तो वहाँ पे ऑटो सेक्टर में पूरा आपका एनर्जी फ्यूल यूज़ होता है। अगर आप मेटल सेक्टर की बात करेंगे तो मेटल सेक्टर में पूरा यूज़ होता है। अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स में बात करेंगे तो वहाँ भी आपका पूरा एनर्जी सेगमेंट यूज़ होता है। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं जहाँ पर आपको ये चीज़ें यूज़ ना होती हों। तो कहीं ना कहीं अगर आप इसको ऐसे नज़र से देखेंगे तो मुझे लगता है कि 90-95% भारतीय शेयर बाजार में या कंपनीज़ के अंदर वो सभी चीज़ें ऐसी हैं जो इस चीज़ से प्रभावित होंगी। तो कोई कम प्रभावित होगी, कोई ज़्यादा प्रभावित होगी, बट प्रभावित जरूर होंगी यहाँ पे। अच्छा, शेयर बाजार, भारत का शेयर बाजार और इस युद्ध, इन दोनों को अगर हम लेकर के चलते हैं तो युद्ध अगर लंबा खींचता है उस परिस्थिति में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें निवेश की संभावनाएं बढ़ती है, यस, है ना? बढ़ती है तो क्या उन कंपनियों के Yes. शेयर आप कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर है, जो विंड पावर के ऊपर है, जो कि भारत की अपनी एक बहुत बड़ी एक शक्ति है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हम काफ़ी पिछले 5 सालों से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोल इंडस्ट्री के ऊपर हम काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो उसमें हमको अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि भारत अब वापस जो है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी प्लस सौर ऊर्जा के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत हमने इस प्रोजेक्ट पे काफ़ी हद तक भारत सरकार ने काम किया है, और इसकी वजह से हमने देखा है कि काफ़ी जगहों पर हमने सौर ऊर्जा का यूज़ होते हुए देखा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत काम होता हुआ दिखाई देगा, कोल इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी काम होता हुआ दिखाई देगा, और सौर ऊर्जा के ऊपर आपको काफ़ी काम होता हुआ दिखाई देगा। तो बाकी के ये गिर जाएं, लेकिन यहाँ पर अब होगा, देखिए संभावनाएं हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जो एनर्जी है, अगर हमको एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिले, चाहे हमको सौर से मिले, चाहे वो हमको रिन्यूएबल से मिले, चाहे वो हमको कोल से मिले, अगर वो हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो हमारी इंडस्ट्री दोबारा से उठ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है एनर्जी का मिलना, चाहे वो क्रूड से मिले, चाहे वो सौर एनर्जी से मिले। अगर हमको वही सिमिलर एनर्जी सौर ऊर्जा से मिलती है या हमको रिन्यूएबल एनर्जी से मिलती है तो हमारी इंडस्ट्री को उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए वॉर तो यहाँ पर आपको जल्दी खत्म हो जाएगा, वॉर खत्म होने में कोई इशू नहीं है, बट जो एक गृह युद्ध वाली स्थिति है, जो तनातनी वाला माहौल है, वो यहाँ पर आपका रह जाएगा, जिसकी वजह से कभी भी आपको अनसर्टेनिटी होती हुई दिखाई देगी। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि जो क्रूड की सप्लाईज हैं या जो एनर्जी की सप्लाई है वो आपकी मेंटेन होती हुई दिखाई दे। अनुज जी, जो ये युद्ध है इसकी वजह से हमारा निर्यात बड़ा प्रभावित हुआ है। देखिए ये तो सबको पता है, लेकिन शेयर मार्केट पर क्या इसका असर मान रहे हैं? देखिए बिल्कुल जो भी हम इंपोर्ट करते हैं वो यहाँ पर थोड़े कॉस्टली होते हुए दिखाई देंगे। एक्सपोर्ट हमारे नहीं जा पा रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, हम बहुत बड़ी क्वांटिटी बासमती राइस की ईरान भेजते हैं, तो वो हमारी यहाँ पर अटक गई है। हम बहुत सारी क्वांटिटी स्पाइसेस हम एक्सपोर्ट करते हैं, मसाले हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर अटक गए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है व्यापारियों के लिए, जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनके लिए चिंता का विषय है। वहीं अगर हम इंपोर्ट की बात करें, हम क्वान्टिटी में इंपोर्ट एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर चिंता का विषय है। हम बहुत बड़ी मात्रा में गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ पर चिंता का विषय है, क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ ज्वेलर्स ने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए क्योंकि उनको पर्याप्त मात्रा में पीछे से गोल्ड नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि देखिए हमारी जो कंट्री है वो कंज्यूमिंग कंट्री है, और यहाँ पर हम टोटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर डिपेंड है। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की चेन अगर टूटेगी तो डेफिनेटली इकोनॉमी थोड़ी प्रभावित हो सकती है। अब अगर अब इसी से जोड़ते हुए देखते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर हुआ, आईटी सेक्टर हुआ हमारा, है या फार्मा सेक्टर हुआ, इनका भी युद्ध का जो है असर इन पर भी अप्रत्यक्ष तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए अप्रत्यक्ष तौर पे थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, क्योंकि एनर्जी का यहाँ पर सेगमेंट है, एनर्जी यूसेज होता है। हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, हम मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो देखिए जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आएगी, जिस भी सेक्टर में बात आएगी वो यहाँ पर इफेक्ट होगा। अगर हम लेट्स एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम बहुत सारी गाड़ियाँ के पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो सिंपल सी बात है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैटर है तो डेफिनेटली यहाँ पर इफेक्ट होगा, क्योंकि शिपमेंट्स रुक गई हैं, कंटेनर नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जो शिपमेंट्स के प्राइजेस हैं, कंटेनर के प्राइजेस हैं, वो भी यहाँ पर कुछ बढ़ते हुए नजर आए। अब देखिए, मैं निवेशकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं, और ये बहुत और इन्फ्लेशन है। तो अगर हम इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो निवेशकों को क्या सावधानी रखने की ज़रूरत है इस वक्त में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है निवेशकों के लिए?
देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। एग्रेसिव जो डिसीज़न ना लें, मार्केट को थोड़ा जो मोमेंटम है वो आने दें और मार्केट में जो बहुत फंडामेंटल स्टॉक कंपनीज़ हैं या जो जिनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जो टोटली अभी इंडियन मार्केट के ऊपर डिपेंड हैं और जो कंपनीज़ धीरे धीरे इनके जिनकी बैलेंस शीट बहुत अच्छी है, उनमें आप पैसा लगा सकते हैं। बट एग्रेसिव होकर ऐसी कंपनी में पैसा ना लगाएं जहां पर आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली लोगों को ये ज़रूर लग रहा होगा कि स्टॉक का प्राइस सेल में आ गया है, 40% सेल लग गई, 50% सेल लग गई, तो आप ले लें। ऐसा बिल्कुल ना करें। कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं या जो अपना रिसर्च रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, सेबी रजिस्टर्ड, उनसे आप डिस्कस करके ज़रूर लें। बट हाँ, एग्रेसिव होकर का अभी टाइम नहीं है, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो भारत सरकार की क्या मौद्रिक नीतियां भी इस संकट की वजह से प्रभावित हो रही हैं, और ऐसे में किस तरीके से शिफ्ट करना होगा हमारे जो निवेशक हैं उनको अपने आप को थोड़ा संक्षेप में? देखिए डेफिनेटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैलेंस शीट जब ऊपर नीचे होती है तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज होता है, तो उसका जो इफेक्ट है वो गवर्नमेंट पे भी आता है। इंटरेस्ट रेट पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। रुपया यहाँ पर वीक हो रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड करेंगी और उसको प्रभावित भी करेंगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ आपको इंस्टांस भी देखने को मिले सरकार की तरफ से। हालांकि भारत में अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। अगर हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो हम वापस जो है अपनी पटरी पर हम अपनी इकोनॉमी को ले आएंगे। मैं आ रहा था कि अनुज जी, आपने बहुत सारी डरावने वाली बातें तो कह दी जो आशंकाएं और ज़्यादा डराती है जो निवेशक हैं शेयर बाजार में। लेकिन क्या कुछ सकारात्मक युद्ध से निकल रहा है हमारे निवेशकों के लिए? देखिए सकारात्मक क्या है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छी रही हैं, चाहे वो ईरान के साथ हमारा फ्रेंडली नेचर हो, चाहे हमारा इसराइल के साथ हो या हमारा यूएस के साथ हो, या फिर हमने चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट भी चालू करी हैं, वो भी बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको कनेक्टेड करती हैं अभी भी। और देखिए यहाँ पर अभी भी अभी वॉर करीबन 14 दिन हो गए हैं और अभी तक भारत के लिए कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आता हुआ दिखाई दिया है। अब यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि कुछ शिप्स जो हैं वो भारत के पोर्ट पर आते हुए दिखाई दिए हैं, तेल के जो शिप्स हैं, जो टैंकर्स हैं। तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि जो भारत के टैंकर्स हैं जिन पर भारत का फ्लैग लगा है उनको वो नहीं रोक रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक पॉलिसी का पॉजिटिव पॉइंट है। और देखिए बाहर हमने रशिया यूक्रेन का वॉर भी देखा, हमने ईरान इराक का युद्ध भी देखा और हमने अब ये युद्ध भी देख रहे हैं। तो देखिए इनिशियली तो इम्पैक्ट आता ही है, बट धीरे धीरे जब चीज़ें सेटल होती हैं तो धीरे धीरे लोग उससे बाहर निकलना चालू करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले हो सकता है कि आपको आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें ऐसी देखने को मिले जिससे मार्केट में आपको नया रंग देखने को मिलेगा। अब थोड़ी संभावनाओं की ही बात है, लेकिन अगर युद्ध जल्दी से खत्म हो जाता है तो शेयर मार्केट क्या उतनी तेजी से रिकवर भी करता हुआ आपको नजर आएगा? देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिव पॉइंट होगा, वॉर खत्म होती है, दोनों की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट आने चालू होते हैं, क्रूड की सप्लाई इंक्रीज होनी चालू हो जाती है, रुपया यहाँ पर हमारा स्ट्रांग होना चालू हो जाए, तो डेफिनेटली आपको मार्केट के अंदर दोबारा से पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अभी जो निवेशक हैं शेयर मार्केट में अभी भी बने हुए हैं, हालांकि डाउनफॉल के दौरान भी, उनको किस में निवेश करना चाहिए, किस में शिफ्ट करना चाहिए, अपने आप को क्या सलाह आप देना चाहते हैं? देखिए SIPs हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर डिप में अगर आप लेते हैं तो आपको एवरेजिंग के मौके मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट करेक्ट हो जाएगा। हमने कोविड में भी देखा था, मार्केट बहुत करेक्ट हुआ था, बट वहाँ से नई अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी का टाइम है। SIP आपने कर रखी हैं तो डिप्स आ रहे हैं, यहाँ पर आप SIP में ऐड कर सकते हैं। जो स्टॉक आपने हायर लेवल पे ले रखे हैं उसमें आपको अच्छे अगर गिरावट मिल रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, तो वहाँ पर आप SIP के थ्रू में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुछ क्वांटिटी आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अनुज जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उम्मीद है कि जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनको इससे फ़ायदा होगा और उनको काफ़ी कुछ जानकारियां भी मिलेगी ताकि वो अपना पोर्टफोलियो भी सुधार सकेंगे और आगे वो किस तरीके से इसके अंदर निवेशक के तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, इसके लिए भी उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।